अपने ही बेटे ने बेघर कर दिया। शिल्पी, तुमने सब सामान पैक कर लिया? अच्छे से देख लो, कुछ छूटा तो नहीं है। वो अम्मा की दवाई और बाबूजी के गरम मोजे भी जरूर रख देना, और अम्मा के लिए वो खट्टी मीठी गोली जो वो खाने के बाद खाती हैं। सुमित ने फोन पर अपनी पत्नी से कहा। हाँ सुमित, मैंने सब अच्छे से रख दिया है। फिर कुछ सामान छूट भी गया तो क्या, वहाँ भी सब मिलता है। वैसे भी और बाबूजी वहाँ इतने लोगों के साथ रहेंगे, कुछ चीज़ें आपस में भी शेयर कर लेंगे। उन्हें वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम बेकार ही इतनी चिंता कर रहे हो। शिल्पी तुनक कर बोली तो सुमित की बोलती बंद हो गई। अच्छा, मैं शाम को घर आता हूँ और कल सुबह इन्हें छोड़ आएंगे। वैसे भी अपने 7 दिन बाद के टिकट है, पर सारा घर समेटने में और सामान बेचने में समय तो लग जाएगा। शिल्पी ने फोन रख दिया। वो चुपचाप अपने सास ससुर के कमरे में चाय लेकर गई। दोनों बहुत ही वृद्ध और बीमार थे। उनसे ज्यादा बोला भी नहीं जाता था। एक बार कहीं बैठ गए तो बैठ गए, फिर जल्दी से उठा भी नहीं जाता था। दयाशंकर जी 80 के पार होंगे और कलावती जी 75 के पार थी। अब बुढ़ापे में दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। दयाशंकर जी को दमे की बीमारी थी और कलावती जी डायबिटीज की मरीज थी। दोनों ही बस दवाओं के सहारे अपने दिन गुजार रहे थे। दोनों का एक ही बेटा है, सुमित, जो शादी के 15 साल बाद हुआ था, और जब तक सुमित बड़ा हुआ वो दोनों काफी बूढ़े हो गए थे। शादी के इतने साल बाद मिले संतान सुख से दोनों खुश थे। कलावती जी अपने बेटे को पलकों पर बैठाकर रखती थी। उसके मुंह खोलने की देर होती और वो चीज हाजिर हो जाती थी। वो शुरू से ही पढ़ने में बहुत होशियार और ऊंचे सपने देखता था। सुमित का एकमात्र सपना था, वो विदेश जाकर नौकरी करना चाहता था। उसकी पढ़ाई के लिए दयाशंकर जी ने दिन रात एक कर दिए थे, और कलावती जी ने इसी बेटे की पढ़ाई के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे। उनके पति ने उन्हें समझाया भी था कि गहने बुढ़ापे के लिए रख लें, पर वो अपने बेटे के प्यार में अंधी थी। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो सुमित की पढ़ाई के लिए बैंक से कोई कर्ज नहीं लेंगी। बच्चों को पढ़ाना हर माता पिता का फर्ज होता है। अगर बच्चे खुद कर्ज चुकाएंगे तो उन्हें लगेगा कि माता पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए कुछ नहीं किया। देख कलावती, सभी बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंक से कर्ज लेते हैं। हम कोई अनोखे नहीं हैं। तूने घर भी गिरवी रखवा दिया है। अब हमारे पास बुढ़ापे के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हम पूरी तरह से सुमित पर निर्भर हो जाएंगे। दयाशंकर जी ने उन्हें समझाया था, पर कलावती जी को पूरा भरोसा था कि उनका बेटा हर तरह से उनकी सेवा करेगा, देखभाल करेगा। वो औरों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। उन्होंने सुमित को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया। सुमित वहाँ 2 साल पढ़कर फिर भारत आ गया, लेकिन वो फिर से विदेश जाना चाहता था। वो भारत की ही लड़की से शादी करना चाहता था। सुमित ने शिल्पी को उसकी खूबसूरती के कारण पसंद कर लिया और जल्दी ही दोनों ने शादी कर ली। अब एकदम से विदेश जाना संभव नहीं था। अपने ही देश में नौकरी करके सुमित बाहर भी नौकरी तलाश रहा था। शिल्पी गृहिणी थी और घर को अच्छे से संभाल लेती थी, लेकिन उसको अपने घर में सास ससुर खटकते थे। उन दोनों के कारण वो बड़ी परेशान रहती थी। अभी तो शादी को थोड़ा ही समय हुआ है, अभी से इन दोनों की कितनी सेवा करनी पड़ रही है। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। मैं तो तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। शिल्पी ये कहकर रोज सुमित से लड़ती थी। आपको क्या पता, आप तो दिन भर घर पर नहीं रहते हो। बाबूजी को
हर 1 घंटे के बाद चाय चाहिए और अम्मा को समय पर खाना चाहिए। इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगाओ, समय पर नाश्ता खाना दो। मेरा तो जीना ही मुश्किल हो गया है। मैं तो अपनी जिंदगी जी नहीं पा रही हूँ, बस तुम्हारे माता पिता की सेवा करती रहती हूँ। तुम अपने लिए पत्नी लाए हो या इन लोगों के लिए मुझे नर्स बनाकर लाए हो। सुमित भी इस रोज रोज की चिकचिक से परेशान हो गया था। एक दिन सुमित के ऑफिस में पार्टी थी, दोनों को पार्टी में जाना था। उस दिन शिल्पी बहुत खुश थी। उसने जैसे ही तैयार होने के लिए सोचा तो सुमित ने टोक दिया, पहले बाबूजी और अम्मा के लिए खाना बनाकर रख दो और अम्मा को इंसुलिन दो, खाना खिला दो, फिर चलते हैं। लेकिन तब तक तो आधी पार्टी निकल जाएगी। इन सब कामों में 1 घंटा निकल जाएगा, फिर मुझे तैयार भी होना है। तुम दोनों के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दो, इतने में मैं तैयार हो जाऊंगी, शिल्पी ने कहा। शिल्पी, अम्मा बाबूजी अब इस उम्र में बाहर का खाना नहीं खाते हैं, हम पार्टी में थोड़ा देर से चले जाएंगे, सुमित ने समझाया। तो वो बिफर पड़ी, तुम अकेले ही चले जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगी। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है, कोई खुशी मेरे जीवन में नहीं मिली। तुम अपने अम्मा बाबूजी की सेवा करवाने मुझे ब्याह कर लाए हो क्या? बहू की बात सुनकर दोनों को बहुत दुख होता है, पर बुढ़ापे में आदमी इतना लाचार हो जाता है कि अपनी ही संतान से कुछ नहीं कह पाता है। उस दिन शिल्पी सचमुच पार्टी में नहीं गई और रूठ कर बैठ गई। अब सुमित को उसे मनाना भारी हो गया था। तुम अपने माता पिता को कहीं और क्यों नहीं छोड़ देते हो? शिल्पी ने गुस्से में कहा। ये तुम क्या कह रही हो? उनका एकमात्र मैं ही सहारा हूँ और तुम उन्हें भी छोड़ने को कह रही हो? वो बूढ़े, बीमार और लाचार हैं। भला कोई बेटा ऐसा थोड़ी करता है। लोग, समाज और रिश्तेदार क्या कहेंगे? तुमको रिश्तेदारों की पड़ी है, अपने माता पिता की पड़ी है, और जिस लड़की को तुम शादी करके लाए हो उसकी जरा भी चिंता नहीं। शादी के बाद हम हनीमून पर नहीं गए, किसी रिश्तेदार के नहीं गए, कभी मूवी देखने नहीं गए, होटल में खाना खाने नहीं गए। मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ, अब और नहीं कर सकती हूँ। मुझे इन दोनों से मुक्ति चाहिए, या तुम मुझे मुक्त कर दो। शिल्पी की बात सुनकर सुमित चुप हो गया। उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था। तुम विदेश में नौकरी ढूंढ रहे थे ना, तो तुम्हारी नौकरी मिलते ही हम दोनों वहाँ चले जाएंगे। तब तक इन दोनों के रहने का दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। शिल्पी ने अपनी बात पूरी की। आज घर में सन्नाटा था, खाना भी नहीं बना था। दयाशंकर जी और कलावती जी घर में हो रही हर बात से अनजान नहीं थे। वो बेटे की मजबूरी समझ रहे थे, पर वो भी तो मजबूर थे। शादी के इतने सालों बाद ईश्वर ने संतान दी और उसी संतान पर अब उनका कोई हक नहीं है। शादी के बाद क्यों बेटों पर कोई हक नहीं रहता है? वो कैसे कहते हैं कि हमें तो तेरे ही साथ रहना है, अभी तेरे बच्चों का सुख देखना है। इन बूढ़ी आंखों को बहुत कुछ देखना बाकी है। अगली सुबह सुमित ऑफिस चला जाता है। वहाँ लैपटॉप पर मेल चेक करता है तो देखता है उसकी विदेश में नौकरी पक्की हो गई है। कंपनी वाले अच्छा पैकेज दे रहे हैं। वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसका सपना पूरा हो रहा था। घर पर शिल्पी को फ़ोन करके ये खुशखबरी देता है तो उसका चेहरा खिल जाता है और वो ये सोचकर खुश होती है कि अब तो उसे सास ससुर की सेवा से मुक्ति मिल जाएगी। शाम को घर आते वक्त सुजीत मिठाई का डिब्बा लेकर आता है और अपने माता पिता को ये खुशखबरी देता है। दोनों उसे बहुत आशीर्वाद देते हैं
और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू खुशी के भी थे और गम के भी थे। बेटे की प्रगति देखकर वो खुश थे, पर उससे दूर होने का उन्हें गम था। उन्हें पता था बेटे बहू उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। शिल्पी आज बहुत खुश थी और सब रिश्तेदारों को फोन करके ये शुभ समाचार सुना रही थी। अभी सुमित के जाने में 1 महीना बाकी था और शिल्पी ने जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी थी। अम्मा बाबूजी, आपने घर में कितना कबाड़ इकट्ठा कर रखा है। उफ, इतना सब सामान बेचने में बहुत वक्त लग जाएगा। ये सुनकर कलावती जी बोलती हैं, बहू, जिसे तुम कबाड़ कह रही हो वो मेरे इतने सालों की गृहस्थी है। हर लड़की जब परिवार में शादी होकर आती है वो एक एक चीज खरीद कर घर को संजोती है, संवारती है। एक उम्र के बाद उससे उसकी यादें जुड़ जाती हैं। आज तुम्हारे लिए ये कबाड़ हो गया है। अभी वक्त तुम्हारा है, तुम कुछ भी कह सकती हो। मम्मी जी, अब आपको इस बुढ़ापे में क्या करना है? मुझे घर का सामान बेचना होगा। लेकिन बहू, विदेश तुम दोनों जा रहे हो, हम तो यहाँ जैसे तैसे रह लेंगे। घर का सामान बेचने की जरूरत क्या है? मम्मी जी, सुमित ने ये घर बेचने का फैसला लिया है और आप लोगों के लिए नया घर देख लिया है। वहाँ पर ये सारा सामान नहीं आएगा। सुजीत ये घर कैसे बेच सकता है? घर तो इनके नाम पर है। वो मम्मी, घर के कागज पर मैंने पापा के साइन करवा लिए थे। अब हमें विदेश जाना है तो रुपए तो चाहिए, वहाँ भी घर लेना है। मैंने बैंक से घर छुड़वा लिया था और उसे बेच दिया है। कमरे में आकर सुमित ने कहा तो दयाशंकर जी हैरान रह गए। कांपते शब्दों में इतना ही कहा, तूने हमें धोखा दिया है। धोखे से मेरे साइन ले लिए। तूने हमें बेघर कर दिया। तू तो जा रहा है तो हम अब कहाँ रहेंगे? मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा इंतजाम कर लिया है। शाम को ऑफिस से आकर बात करता हूँ। और वो ऑफिस चला गया। सुमित शाम को ऑफिस से घर आता है और अपने माता पिता के कमरे में जाता है। मम्मी पापा, हम दोनों तो विदेश जा रहे हैं। अब वापस जल्दी तो आना नहीं होगा और आप दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर है। तो मैंने सोचा मैं वहाँ जाने से पहले हर इंतजाम कर लूँ। आप लोगों के लिए मैंने वृद्धाश्रम में बात कर ली है। मैं कल सुबह आपको वहाँ छोड़कर जाऊँगा और फिर 7 दिनों के बाद मैं और शिल्पी विदेश चले जाएंगे और फिर आप लोग हमारे साथ वहाँ विदेश में तो रह नहीं सकते थे, इसलिए यही व्यवस्था कर दी है। सब आपका बहुत ध्यान रखेंगे। दयाशंकर जी से ज़्यादा बोला नहीं जाता था, पर कलावती जी ने जवाब दिया, बेटा सुमित, माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़कर तू बहुत अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभा रहा है। तूने जीते जी हमसे हमारा ठिकाना, हमारा घर छीन लिया। विश्वास नहीं हो रहा है कि अपने ही बेटे ने हमें बेघर कर दिया। आज हमें तेरे पैदा होने पर बहुत दुख हो रहा है। इससे अच्छा तो हम निसंतान ही रहते। कम से कम अपने घर में तो रहते और हम तेरे साथ विदेश में क्यों नहीं रह सकते हैं? एक बार कहता तो सही कि मम्मी पापा आप भी चलो। बुढ़ापे में अपनी संतान के साथ सभी रहना चाहते हैं। मम्मी पापा, आप इस तरह भावनाओं में मत बहिए। अब मुझे भी तो अपना भविष्य बनाना है। आप लोगों के कारण आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों की उम्र का तो कुछ पता नहीं, पर मेरे करियर बनाने के दिन बार बार नहीं आएंगे। सुमित बेशर्मी से बोलता है। ठीक है बेटा, हम तेरी खुशी और प्रगति के लिए वृद्धाश्रम भी रह लेंगे। दोनों ने रात बड़ी मुश्किल से काटी। जब सुबह सुमित ने दरवाजा खोला तो देखा मम्मी पापा दोनों गहरी नींद में थे। उसने उठाना चाहा
पर वो नहीं उठे। टेबल पर पत्र रखा था, मेरे बच्चे सदा खुश रहना। हमने पूरी जिंदगी इसी घर में बिताई है तो हमारी अर्थी भी यहीं से निकलेगी। हम दोनों तुझे हर जिम्मेदारी से मुक्त करते हैं। तू आराम से विदेश जाकर अपना करियर बनाना। हमारी अर्थी को मुखाग्नि देकर ही जाना। अगर हम वृद्धाश्रम जाते तो आखिरी सांस तक तेरा इंतजार ही करते रहते और शायद तू हमारी मौत पर भी नहीं आता। पढ़कर सुजीत का कलेजा फट रहा था और दूर खड़ी शिल्पी शब्दहीन थी। माता पिता अपनी संतान की खुशी और प्रगति के लिए हर दुख सहन कर लेते हैं। वो आखिरी सांस तक ये ही चाहते हैं कि कैसे भी करके उनकी संतान सुखी रहे, पर जब वो ही संतान दुख देती है तो वो सहन नहीं कर पाते हैं। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।